Good morning, students. Today we will read lesson 4 of civics. The topic of lesson 4 is key elements of a democratic government. लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन-कौन से होते हैं? So these are the sub points of a lesson. Number 1 is South Africa democratic country. In this point, beta, we will read about how South Africa become a democratic country. इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी 1994 में, कैसे उसने एक पूरा स्ट्रगल किया। इसमें एक गर्ल की स्टोरी के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि वहाँ पे किस टाइप से कन्फ्लिक्ट्स हुए और उन्होंने कैसे अपना अधिकार प्राप्त किया। सेकेंड पॉइंट इज पार्टिसिपेशन। In this point we will read what is the role of a people of a country in a government, in the work of a government. What is the role of people? लोगों का क्या काम होता है लोकतांत्रिक सरकार में, वो कैसे सरकार बनाने के प्रोसेस में, इलेक्शंस में, और उनका क्या क्या राइट्स होते हैं लाइक वोटिंग, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इज अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। इट मीन्स एक तो होता है थ्रू इलेक्शन, कैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और कैसे हम वोटिंग करते हैं, ये सारा तो हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अदर वे यानी कि और कौन कौन से काम होते हैं जिससे हम गवर्नमेंट में अपना पूरा इंटरफेरेंस दिखा सकते हैं, वो तरीके हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 4 पॉइंट इज नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि किस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि किसी भी रूल के खिलाफ जब हमारे पीपल खड़े होते हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व यानी विवादों को कैसे हल किया जाता है। नंबर 5 पॉइंट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी समानता और न्याय का अधिकार किस तरह से गवर्नमेंट लागू करती है और कैसे हम उसको अपने हित में कार्य करवा सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि इन दोनों ही चीजों में हमसे लगता है कि हमारे समानता और का अधिकार के साथ भेदभाव किया जा रहा है या हमें किसी चीज में जस्टिस नहीं मिल पा रहा, तो हम कैसे उस चीज के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं और अपने लिए जस्टिस की का मांग कर सकते हैं। नाउ ऑल these points in detail we will read from our book. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. South Africa एक कंट्री है जिसमें बहुत तरह के रेसेस मीन्स रंगों के यानी कि कलर फेस कॉम्प्लेक्शन के लोग रहते हैं। वहाँ पर ब्लैक पीपल भी रहते हैं जो कि साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। वाइट पीपल गोरे लोग जो वहाँ पे रहने के लिए आए, एंड इंडियंस जो कि वहाँ पे मजदूरी या किसी व्यापार के काम के तलाश में गए। मंजू नायडू माया नायडू एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young school boy of around 15 years of age. माया नायडू एक 11 साल की साउथ अफ्रीकन गर्ल है जो कि जोहान्सबर्ग शहर में अपनी माँ के साथ घर के पुराने बक्सों को साफ़ करने में मदद कर रही थी। तभी उसे स्क्रैप बुक मिलती है जो कि पुराने न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स और पिक्चर से भरी हुई थी, और उसमें एक यंग स्कूल बॉय के बहुत सारे पिक थी जो कि नियर अबाउट 15 years एज का होगा। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. जब उस अपनी मदर से पूछती कि ये लड़का कौन था तो उसकी माँ उसको बताती है कि इस लड़के का नाम हेक्टर पीटरसन था। He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African
people were divided into white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. उसकी मम्मी बताती हैं कि इस बच्चे को पुलिस ने गोली मार दी थी। माया बहुत शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्यों। तो उसकी मम्मी उसे एक्सप्लेन करती हैं कि तब जो सरकार थी वहाँ पर वो किस लॉ से चलती थी, रंग भेद नीति वहाँ पे लागू थी, जिसमें कि अलग अलग रंग के लोगों के अलग अलग कानून फॉलो करने पड़ते थे। वहाँ पे क्या था, वाइट लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, जबकि ब्लैक लोग और इंडियन लोगों को क्या किया जाता था, उनके साथ पक्षपात किया जाता था। और अकॉर्डिंग लॉ सभी सुविधाएं जो थी वो गोरे लोगों को प्राप्त थी और जो काले लोग और भारतीयों को गोरे लोगों से आपस में मिलने की भी इजाज़त नहीं थी और ना ही उन्हें कॉमन फैसिलिटीज़ यूज़ करने की परमिशन दी गई थी। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। माया को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जब उसकी मम्मी उसको उन दिनों के बारे में बता रही थी तो उनकी आवाज़ में गुस्सा था। शी टोल्ड माया डैट इन दोज डेज हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड so were ambulances, and ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for black people was not. There were separate trains and buses, even the bus stops were different for black and white people. सब कुछ अलग था उनके लिए। हॉस्पिटल्स अलग, एम्बुलेंस अलग, बसेज अलग, ट्रेन्स अलग, इवन बस स्टॉप्स भी अलग, गोरे लोगों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग। Non-whites were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered to be equal to whites. Non-whites जो थे उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था और सबसे अच्छा जो लैंड होता था वो वाइट लोगों को मिलता था और जो सबसे गंदा लैंड होता था वो काले लोगों को दिया जाता था। One black township was the southwestern township Soweto. Hector Peterson lived here. He and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. और उसमें क्या था, एक काले लोगों का शहर था साउथ वेस्टर्न में जिसका नाम था सोवेटो। वहीं पे हेक्टर पीटरसन रहता था और उसने अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर अफ्रीकन लैंग्वेज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उसमें क्या था, दिस वाज द लैंग्वेज दैट द white spoke. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protester mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. क्या हुआ था, जो लोग गोरे लोग भाषा बोलते थे वही भाषा सीखने को बाध्य किया जा रहा था हेक्टर और उसके दूसरे स्टूडेंट्स को, सहपाठियों को। लेकिन वो लोग क्या सीखना चाहते थे, जो उनकी लैंग्वेज थी जुलू। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने क्या किया, बहुत बुरी तरह से उन लोगों को मारा और अंधाधुंध गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और उनमें से एक गोली हेक्टर को लग गई और वो मर गया। और वो ये घटना कब हुई थी, 16 जून 1976 को। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. Let us now try to understand that a democratic government means to all of us. क्या हुआ, उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि स्ट्रगल कर रहा था रंगभेद नीति के खिलाफ और उनके जो लीडर थे वो थे नेल्सन मंडेला। बहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। फाइनली उनको 1994 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में सफलता मिली, यानी कि 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है हमारे सबकी नज़रों में, या हमारे नज़रों में अर्थ क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। पार्टिसिपेशन यानी कि हिस्सेदारी या भागीदारी। Why do we have regular election? You have already read in the previous chapter that people make the decision in a democracy through voting in election. People elect leaders to represent them. These representatives take decision on behalf of the
people. In doing so, it is assumed that they will keep to mind the voices and interests of the people. Our governments are elected for fixed period. In India, this period is 5 years. Once elected governments can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular election. क्या होता है इसमें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्शन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. तो इलेक्शन के द्वारा लोग अपने लीडर्स चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप सी लोगों के भले के लिए डिसीजंस लेता है. और इंडिया में उन्हें चुनने के लिए हम वोटिंग करते हैं. सभी सरकारें एक फ़िक्स पीरियड के लिए इलेक्ट की जाती हैं. इंडिया में ये पीरियड 5 ईयर्स का है और एक बार जब सरकार चुन जाती है और उसको दूसरे पीरियड में भी लाना होता है तो उसके लिए हमें री इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं ताकि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड रहें, वो ज़्यादा ना बढ़ जाए. Other ways of participating in election are usually